बुलंदशहर से है, जहां किसान इमरान की बेटी सदफ इमरान जज बनी। आपको बता दें कि जज बनने पर सदफ का ढोल नगाड़ों के बजा करके उनका स्वागत किया गया और साथ ही उन्हें बुके देकर सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें कि सदफ ने पहले ही अटेम्प्ट में परीक्षा पास कर ली है, जिसके बाद परिजनों के अंदर एक खुशी की लहर देखने को मिली। यूपीपीएससी कमीशन में इनका फॉर्म एक दिन लेट से पहुंचा, तो इनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया था यूपीपीएससी द्वारा। तो उसके लिए हमने उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल किया था इनके बिहाफ पे कि परीक्षा में बैठना इनका मौलिक अधिकार है, जिससे इनको वंचित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद इनको एक दिन पहले, मुख्य परीक्षा के एक दिन पहले इनको परमिशन दिया, इनको अलाउ किया कि आप जाकर के परीक्षा कीजिए। और ये आपकी बच्ची इतनी काबिल थी कि वो एक दिन पहले अलाउ किया और वो 5 दिन परीक्षा में बैठी और पास कर गई। फिर इंटरव्यू भी निकाल लिया। फिर माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष इनका रिजल्ट एक सील एनवेलप में रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट देखा और उसके पे बहस सुनी और उसके बाद 19 जनवरी को ये आदेश दिया यूपीपीएससी को कि आप इनका रिजल्ट स्टेट गवर्नमेंट को भेजें। इसी वजह से इनके रिजल्ट आने में विलंब हुआ। अभी ये रिजल्ट 2022 का है। हाँ, 2022 का ही। हाँ, एक साल पहले जो पिछले ये इनका रिजल्ट आया है 19 मार्च को। 19 जनवरी को उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद 19 मार्च को इनका रिजल्ट आया। हाँ, आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मगनवीर सिंह जी जुड़ चुके हैं। मगनवीर, इस पूरे मामले में जो सामने निकल करके आ रहा है वो साल भर का अंतराल बताया जा रहा है। बिल्कुल क्रांति, हम बताना चाहते हैं जैसे ही सदफ का रिजल्ट, जैसे जज बनने का रिजल्ट आता है तभी उनके गांव में और उनके चाहने वाले और उनके जो अड़ोस पड़ोस के चाहे रिश्तेदार हो, वहाँ ढोल नगाड़े बजने स्टार्ट हो गए थे। सबसे खासियत ये देखी जा रही है, इन्होंने पहली बार परीक्षा दी थी जिसमें परीक्षा की कुछ डेट भी निकल चुकी थी, लास्ट डेट जो थी वो भी निकल चुकी थी, लेकिन इन्होंने जो फॉर्म भरा था तो इनका एक्सेप्ट कर लिया गया और उसके बाद ये परीक्षा पास कर लेती है। क्रांति जी, परीक्षा पास करने के बाद अब परिवारजनों में खूब खुशी की लहर देखने को मिली है, लेकिन ये जरूर जानना चाहेंगे कि सदफ का किस तरह का संघर्ष पूरे प्रकरण के दौरान। देखिए, सदफ जो है एक किसान की बेटी है, उनका बचपन से ही पढ़ने में मन था, तो वो लगातार अपने परीक्षा पास कर रही थी और देखा ये भी जा रहा था कि बचपन से ही उनमें क्रेज था कि मैं जज बनूं, कुछ पढ़ाई करने के बाद एक अधिकारी बनूं, एक अधिकारी बनने के बाद मैं जनता की सेवा कर सकूं। वही उनकी लगन और प्रयास के बाद उन्होंने आज जज की परीक्षा पास करी है। जी, मगनवीर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको बता दें कि बुलंदशहर की ये खबर आप देख रहे हैं, जहां पर यहाँ पर कह सकते हैं कि एक तरफ जहां सम्मानित उन्हें किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक समय ऐसा भी था जब सदफ अपने सपने से दूर जाती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन अंत में उनके साथ सब कुछ अच्छा हुआ और आज आप देख सकते हैं कि वो जज बन जाएंगी। आपको बता दें कि किसान की बेटी जब जज बनती है तो हर किसी के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान देखने को मिलती है और आज वही तस्वीर हमें यहाँ पर भी देखने को। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बुलंदशहर 2 लोकसभा में प्रभावित है, एक गौतम बुद्ध नगर, दूसरा बुलंदशहर। हम बुलंदशहर के लोकसभा में जो शर्मा इंटर कॉलेज है वहाँ पे हम खड़े हैं। हम सुबह से ही लगातार ग्राउंड रिपोर्ट आपको देते आ रहे हैं, दर्शकों को दिखाते आ रहे हैं। 1 बजे करीबन 33% यहाँ पे मतदान हो चुका है, जबकि काफी कम है। 3 बजे और आंकड़े आएंगे, लगभग 3:30 बजे तक देखा जाएगा कितना टोटल मतदान हो गया है। वहीं मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे बुजुर्ग हो चाहे युवा हो, यहाँ पे मतदान करने के लिए आ रहे हैं।
और ये भी माना जा रहा था कि करीबन आज जुम्मे की नमाज है तो 1 बजे के बाद मतदान की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसे में देखा नहीं जा रहा कि मतदान करने के लिए निकल रहे हैं और अभी काफी टाइम बचा है वैसे, और शाम तक पता लगेगा कितना मतदान हुआ है। चलिए यहाँ पर माना जा सकता है। बुलंदशहर से हमारे साथ मगरवीर जुड़े हुए हैं, लगातार उनका रुख करना चाहेंगे। मगरवीर, आपसे भी जानना चाहेंगे बुलंदशहर में से कौन कौन से मुद्दे हैं 2024 के चुनाव को देखते हुए? हम बातचीत करेंगे और जानेंगे क्योंकि ये मतदाता फर्स्ट टाइम वोटिंग कर रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? अनन्या जी, आपने किस मुद्दे को लेकर वोट कराया? वोट तो ये किया कि कितनी डेवलपमेंट और कितनी प्रगति होगी अगर हम प्रत्याशी को वोट करेंगे। तो ये देखिए कि उन्होंने इसमें पिछले साल में कितना काम किया, उससे इंटरेस्ट थे और देखिए कि आगे भी वो वही करेंगे, ये वोट करते हुए वोट करेंगे। आपका नाम क्या है? आपने किस मुद्दों को देख के वोट किया है? सरकार मदद की रखी है कि आगे भी काम करेगी, बढ़िया कर रही है। निशा, हर मतदाता के अलग अलग मुद्दे हैं, चाहे वो शिक्षा पे हो, चाहे वो रोजगार पे हो, चाहे वो आपकी महंगाई पे हो, तो हर किसी के अलग अलग मुद्दे हैं। उसी मुद्दे को देखते हुए आज मतदान किया है। निशा, बिल्कुल, चलिए लगातार हमारे सहयोगी हर जगह से इस वक्त हमारे साथ बने हैं। बुलंदशहर का नजारा दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मतदाता अपना मत करने के लिए पहुंच रहे हैं। काफी भारी संख्या में मतदाता मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। प्राइम न्यूज टीम ने बातचीत की, चाहे बुजुर्ग हो चाहे व्हील चेयर पर हो, सब अपना वोट देने जा रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा लोगों ने। हम मौजूद हैं बुलंदशहर की लोकसभा में। इस समय डीएवी स्कूल पे काफी मतदान चल रहा है। हमारे बीच में कुछ है जो मतदाता, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए आप? किस मुद्दे पे इस समय वोटिंग कर रहे हैं? अपनी वोट डालने आए तो उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? आधार कार्ड लेके आ सकते हैं और कोई भी फोटो आईडी लेके आ सकते हैं, कोई भी मतलब उसमें आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पहचान पत्र और लाइसेंस है ना, पैन कार्ड। क्या नाम आपका? मेरा नाम है भारद्वाज। भारद्वाज जी, किन किन मुद्दे पे वोटिंग कर रहे हैं? मैंने तो देश के विकास के लिए वोट डाली है। मोदी जी ने देश का विकास किया है, जो विकास करेगा बिल्कुल। आपके क्या मुद्दे हैं?
बुलंदशहर में आबकारी और जीएसटी विभाग एक्शन मोड में नजर आया। आपको बता दें कि पुलिस और आबकारी टीम ने 28 पेटी अवैध शराब पकड़ी है। शराब हरियाणा से डीसीएम वाहन से दरअसल बिहार पहुंचाई जा रही थी। जानकारी के लिए बता दें कि शराब के साथ 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद आबकारी की टीम कार्रवाई में जुटी हुई है। हम मौजूद हैं जिला आबकारी दफ्तर में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजेंद्र कुमार जी हैं, जिला आबकारी अधिकारी। कल बहुत बड़ी कामयाबी मिली है आबकारी विभाग को प्लस जीएसटी विभाग को। 28 पेटी पकड़ी गई हैं। जैसा आप जानते हैं होली आने वाली है और लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। आइए हम बातचीत करते हैं और जानते हैं। सर, आपका सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, कल जो आपने पेटियां पकड़ी हैं, अवैध दारू पकड़ी है, कैसे पता लगा, कैसे जांच करी है? ऐसा है, लोकसभा जो आगामी चुनाव आ रहा है और होली का त्योहार आ रहा है, इसमें ये ऐसे तत्व सक्रिय हो जाते हैं। तो हमारी संयुक्त टीमें गठित की गई हैं, जिसमें डीएम साहब भी हैं, सीओ साहब भी हैं और आबकारी वाले हैं। जीएसटी जो टैक्स जीएसटी के जो कमिश्नर हैं, तो अनुसार वाली रोड पर संयुक्त चेकिंग चल रही थी। इतने में एक ट्रक को नियमित चेकिंग में पकड़ा गया, तो उसने बताया कि परचून का सामान लदा हुआ। पर जब उसका सामान खोलकर देखा गया तो उसमें परचून के अन्य सामान के साथ ये पेटियां पकड़ी गई जो संदिग्ध लग रही थी। उनको स्कूल से बाकायदे कार्डबोर्ड से कसा गया था, लगा तो ये लग रहा था कि ये संदिग्ध है। तो जो खुलवाया गया तो उसमें राजस्थान मेड रॉयल हिस्की 28 पेटियां बरामद हुई, जिनकी कीमत लगभग 1,36,000 रुपए है। वो बता रहा था, पकड़ा गया जो अभियुक्त था, तो उसने बताया कि बिहार हम ले जा रहे हैं इसको। तो पकड़ने के बाद सुसंगत धाराओं में चालान किया गया है, वाहन को सीज कर लिया गया है और ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। सर, कितने दिन से चल रहा था अवैध दारू का कुछ इस तरीके से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये लोकसभा और होली के त्योहार के मद्देनजर ये लोग सक्रिय हो जाते हैं। ये ऐसा नहीं, और नियमित रूप से चेकिंग होती रहेगी और बहुत अच्छी कामयाबी है। ये विभाग की और जीएसटी के सहयोग से बहुत अच्छी कामयाबी है। तो कुछ टीमें भी बनाई गई हैं जो इस तरीका से कर रही हैं। बिल्कुल। तो जिले में कहाँ पे चेकिंग कर रहे हैं लगभग? कितनी टीमें हैं? हमारे जनपद में कुल 7 टीमें गठित की गई हैं, जिसमें 7 आबकारी निरीक्षक हैं। उनके साथ सभी तहसीलों के एसडीएम साहबान हैं और सीओज हैं जो पुलिस क्षेत्राधिकारी हैं, और हम भी निकल रहे हैं सर्किल में। तो ये 7 टीमें जनपद में, बॉर्डर में, दुकानों में, आबकारी जो दुकानें हैं उनमें भी सघन चेकिंग की जा रही है इस समय। तो अगर कोई किसी को सूचना देनी हो कि कहीं पर अवैध दारू बिक रही है या कुछ इस तरीके का, तो कुछ हमारे चैनल के द्वारा कोई संदेश देना चाहते हैं? नहीं, हमने सभी दुकानों में अपने सीयूजी सिम का नंबर अनिवार्यता लगा रखा है। कोई भी किसी तरह कोई शिकायत होती तो नंबर हमारे पास हर दुकानों पे लगाए गए हैं और वो शिकायत उस पर कर सकते हैं। ये थे हमारे साथ आबकारी अधिकारी, जिनका साफ तौर से कहना है कि अवैध माफिया को नहीं बख्शा जाएगा और आगे भी ऐसे ही कार्रवाई होती रहेगी। मेरे सहयोगी सादान के साथ मैं मगनवीर सिंह, प्राइम न्यूज बुलंदशहर। दुकानों के विवाद को लेकर 2 पक्षों में दिन दहाड़े गोली चली थी और आपको बता दें कि फायरिंग और मारपीट में जिला पंचायत सदस्य, पुत्र और प्रतिनिधि सहित कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहां दूसरे पक्ष में पथराव करते हुए 2 गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी थी। जानकारी के लिए बता दें कि जिला पंचायत सदस्य के पुत्र पर गोली चलाने का आरोप लगा है और रूबी मीना ने बताया कि दुकानों के विवाद में कई राउंड फायरिंग हुई, जिसके बाद घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। दुकान के विवाद में चली गोली, 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, घायलों को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। जिला पंचायत सदस्य के बेटा रूबी मीणा पर जानलेवा हमला। आपको बता दें बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र की ये सुबह की घटना है, जब जिला पंचायत सदस्य बिमला देवी के बेटे रूबी मीणा पर जानलेवा हमला हो जाता है। जब सुबह रूबी मीणा अपनी दुकान खोल के बैठता है, तभी कुछ बदमाश आते हैं और उस पर फायरिंग करते हैं और उस पर जानलेवा हमला करते हैं। फिलहाल रूबी मीणा घायल हो चुका है और वो अस्पताल में एडमिट है और उसके बाद रूबी मीणा पुलिस को ये घटना की सूचना देता है। तभी मौके पर पुलिस
पहुंच जाती है और आगे की कार्रवाई में जुड़ जाती है। फिलहाल देखने वाली बात यह है कब तक पुलिस बदमाशों को पकड़कर जेल में डालती है। मेरे सहयोगी सादान के साथ मैं मगनवीर सिंह। लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह से जनता का मूड है उसको जानने के लिए नेटवर्क 10 की टीम बुलंदशहर पहुंची। टीम ने जनता के व्यापारियों, युवाओं और किसानों से लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत कर राय ली है। लोगों की पहली पसंद बीजेपी ही नजर आ रही है। मौजूद है बुलंदशहर के भूट चौराहे पे और आज हमारी टीम नेटवर्क 10 की टीम निकली है जनता का मूड जानने और जनता से बातचीत करेगी। जनता का मूड क्या है वो हम आप लोगों को दिखाएंगे। लोकसभा चुनाव आ रहा है, हाँ। तो जनता का मूड क्या है चाचा? जनता का मूड बदला हुआ है आपका। किधर देख रही है? हाँ? जनता बिखर रही है चौकड़ता को, कुछ उसमें रखती है और कुछ वोट भी ज़्यादा हैं इनके। हिंदू भाई और मुस्लिम भाई भी दे रहे हैं वोट, और मुस्लिम भाइयों के तो खैर वोट बिखरी हुई है। वैसे वोट सरकार इन्हीं की बनेगी। तो क्या लग रहा है इस बार जनता का मूड क्या है? किधर देख रही है जनता? जनता का मूड, जहाँ तक मैं यंगस्टर की बात करता हूँ तो उनका जो मन है, क्योंकि पिछले 10 सालों में क्या हुआ है कि जो बच्चे 8 साल के थे 2014 में और वो अब 10 साल और 18 हो गए, तो उन्होंने मोदी जी का शासन देखा है। तो मोदी जी का देखने के बाद में ऐसा लग रहा है कि इनको तो और कुछ लगता है कि मोदी जी ने अच्छा काम किया है। तो ये यंगस्टर की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। आज की यंग की बात कर रहा हूँ मैं। इससे पसंद पे ही वोटिंग हो रही है या फिर कुछ कार्य भी? क्योंकि नहीं, मेरा बेटा है अभी 18 साल उसने क्रॉस किया है। वो तो कहता है जी मैं तो मोदी जी को सपोर्ट करूंगा क्योंकि उन्होंने बहुत काम किए। तो क्या लग रहा है 2024 में? 2024 में मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी का तो अच्छा खासा लग रहा है। 2024 में लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो जनता किधर देख रही है? मोदी की तरफ। ऐसे क्या क्या काम करें जो मोदी की जय जयकार हो रही है चारों तरफ? बढ़िया काम हो रहे हैं। जैसे कि 1-2 काम गिनवाइए। मकान बन रहे हैं लोगों के, राशन मिल रहा है फ्री, और भी काफ़ी काम है। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो जनता का मूड क्या है? किधर देख रही है जनता? जहाँ हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा उधर देखेंगे हम तो। महिला का भी लगातार 33% सरकार ने दिया हुआ है। महिला की भी इतनी वोटिंग है कि वो हार और जीत का निर्णय ले सकती है। तो क्या लग रहा है आपको? भैया हम तो उधर ही जाएंगे जिधर हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। सभा का चुनाव भी आने वाला है, तो जनता का मूड किधर है? जनता का मूड तो इसी बात से साबित हो जाता है कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के पुत्र जयंत चौधरी जी ने जो जन भावनाओं को परखा और देखा, और किसान, मजदूर, गरीब, व्यापारी, मजलूम वर्ग के वो मसीहा के रूप में माने जाते हैं। उन्होंने जब नरेंद्र मोदी जी में अपना विश्वास व्यक्त किया तो आप समझ लीजिएगा कि सब स्वैप हो जाएगा मामला। कोई कैंडिडेट सामने रुकने वाला नहीं है। ये उन्होंने जो ये निर्णय लिया है अपने नौजवान बच्चों को, किसानों के हित में जो कार्य हैं उनको देखते हुए ये निर्णय किया है। जनता जो है वो अधिकतर मोदी के चेहरे पे वोट देती है या फिर लगातार 2 बार जो सांसद रहे हैं, तीसरी बार भाजपा ने उन्हीं को टिकट दिया है, डॉक्टर भोला सिंह को, तो किधर देख रही है? देखिए, जनता मोदी जी को देखती है। सांसद के टिकट का देना या ना देना ये पार्टी का विश्वास है। उन्होंने माननीय भोला जी के ऊपर विश्वास किया, भोला जी को टिकट दिया। वो भोला जी की जगह किसी और को टिकट दे देती तो लोग उसी प्रकार से मत करते। इस मत अधिकार में किसी की कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, पार्टी के प्रति जनभावना है। सबसे पहली बात तो जनता जो है अपने आप को सुरक्षा महसूस कर रही है। अब भाजपा सरकार को ही वोट देगी, मोदी जी को वोट देगी। और 2014 से मोदी जी ने हमारे देश के लिए काफ़ी कुछ किया है। चाहे वो ज़रूरतमंदों को खाद्यान्न सामग्री, राशन फ्री मिल रहा है, जिनके ऊपर सर पर छत नहीं है उनको मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। और आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दिया जा रहा है कि जिससे कोई भी बीमार हो उसे अपना इलाज अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा सके। और हमारे इस देश के अंदर
इस सरकार में, भाजपा सरकार में, मोदी जी सरकार में, योगी जी सरकार में पहले केवल किसानों को सम्मान मिलता था। इस सरकार में व्यापारी को भी सम्मान मिल रहा है। आप देखिए 2017 से हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर 24 घंटे बिजली आती है। पहले 2017 से पहले बिजली नहीं आती थी। आप देखिए सुरक्षा के नाम पे, व्यापारी की सुरक्षा के नाम पे देखिए आज व्यापारी खुलकर व्यापार कर पा रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर बाहर से भी उद्योगपति व्यापारी आके व्यापार कर रहे हैं। नहीं तो पहले उत्तर प्रदेश से अगर हम भी व्यापारी हैं, अगर हम बाहर व्यापार करने के लिए अगर जाते थे और हम कहते थे हम उत्तर प्रदेश से आए, हमें उधार दे दो, तो उत्तर प्रदेश के नाम से उधार नहीं मिलता था। इतनी गुंडागर्दी और इतना यूपी को बदनाम किया हुआ था। और आज हमारे उत्तर प्रदेश में व्यापारी सुरक्षा महसूस कर रहा है। आज किसी भी व्यापारी का अपहरण नहीं हो सकता। और व्यापारी भी जाता है ना आज अधिकारी के पास, सुनते हैं, इज्जत देते हैं, पानी पिलाते हैं और उनकी जो भी कोई बात होती है उसका निस्तारण करने के लिए जाता है। और आज दरबार लगे हुए हैं, कहीं भी चले जाओ कोतवाली में जाके निस्तारण करते हैं। आज हमारे जनपद बुलंदशहर 7 तहसील हैं, हर हफ्ते कहीं ना कहीं एसएसपी साहब और डीएम साहब कहीं ना कहीं जन सुनवाई करते हैं। ये योगी की सरकार है भाई साहब। जिला बुलंदशहर पुलिस की ओर से 2023 में गैंगस्टर पर जमकर चाबुक चला और काफी गैंगस्टर को संपत्ति भी उनकी कुर्क कर दी गई। मुठभेड़ के बाद भी नामी गैंगस्टर को जेल भेजा गया। और इन सब के बीच हमारे संवाददाता मगन वीर सिंह ने बुलंदशहर के एसएसपी से खास बातचीत की। सर 2023 में कितने पे गैंगस्टर की कार्रवाई हुई और लगभग कितनी राशि जब्त करी गई है संपत्ति? देखिए, पिछले वर्ष 2023 में 88 ऐसे मुकदमे पंजीकृत किए गए जिसमें गैंगस्टर एक्ट को इन्वोक किया गया था। और इसमें करीब 150 से अधिक लोगों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। और इनके द्वारा जो अवैध अर्जित संपत्ति है वो लगभग 9 करोड़ के करीब की संपत्ति भी कुर्क कराई गई, जिसमें कि गोकश और लुटेरे सम्मिलित थे। और ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी और भी ऐसे कई लोगों को हमारे द्वारा चिन्हित किया गया है जिनके विरुद्ध हम गैंगस्टर की कार्रवाई और उनकी अवैध अर्जित संपत्ति कुर्क करवाएंगे। तो सर जैसे आप ये कार्रवाई कर रहे हैं तो क्या मूल रूप से किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था? देखिए, इसमें सबसे पहले ये देखा गया कि किन लोगों का अच्छा खासा आपराधिक इतिहास है और निरंतर अपराध में सम्मिलित रहें। और वैसे लोगों की सूची बना करके उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। और जो उसका सेकेंड फेज़ रहता है उसमें ऐसे सभी लोगों की अवैध संपत्ति, चाहे वो बेनामी संपत्ति हो या उनके नाम पर उनके आय से अधिक अर्जित संपत्ति हो, उसका चिन्हीकरण कराया जाता है और उसके बाद फिर उसमें कुर्की हेतु रिपोर्ट प्रेषित। H3N2 वायरस का संक्रमण अब धीरे धीरे से लगातार बहुत ही ज्यादा फैलने लगा है। वहीं वायरस को लेकर डॉक्टर लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह दे रहे हैं। नेटवर्क 10 संवाददाता मगनवीर ने सीएमओ डॉक्टर विनय कुमार सिंह से खास बातचीत की। चर्चा के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं विनय कुमार सिंह, सीएमओ जिला अस्पताल बुलंदशहर। जैसे कि आप जानते हैं एक वायरस तेज़ी से फैल रहा है H3N2, उसके बारे में जानेंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो डॉक्टर साहब जैसे ये वायरस फैल रहा है तो इसके क्या लक्षण हैं? जैसे सभी फ्लू होते हैं उसी तरह के इसके भी लक्षण हैं। जैसे कि खांसी है, गले में दर्द है, बुखार होता है, बदन में दर्द हो सकता है, या फिर गले में से पानी आना, नाक में से पानी आना। साथ ही कुछ लोगों में इसमें उल्टी या दस्त वगैरह की शिकायत भी मिल सकती है और कमजोरी महसूस करता है व्यक्ति। तो ये इसके मुख्य लक्षण हैं। तो इसके बचाव क्या हैं? बचाव तो ये है कि जैसे कि अब मौसम बदलता है तो थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखें। ज़्यादा तेज़ पंखा या कुछ लोग एसी जल्दी प्रयोग करने लगते हैं, वो सब चीज़ बचें। भीड़ भाड़ से बचें। मुख्य चीज़ ये है कि जहाँ कहीं भीड़ भाड़ है उससे बचें। लगातार अपने आप को हाथ वगैरह धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें हाथों को, और मास्क का उपयोग करें जिससे कि एक दूसरे की, क्योंकि सांस के द्वारा फैलता है, तो एक दूसरे की सांस से संपर्क ना हो। इसी तरह हम लोग अपने आप को, अपने इन्फेक्शंस को बचा सकते हैं।
तो सिर्फ ये सांस के द्वारा ही फैलता है या फिर छूने से, जैसे कोरोना वायरस था उसी तरीके से ये भी? बिल्कुल, जो नाक और मुंह से जो सिक्रीशंस आते हैं उनके द्वारा ये फैलता है। भले ही वो अगर आदमी नाक पे अपने हाथ ले जाता है तो वो हाथ भी संक्रमित हो जाते हैं, तो हाथ के द्वारा दूसरे के हाथ तक जा सकता है और फिर उसकी नाक के द्वारा फैल सकता है। बेसिक रूट जो इसका है वो जो नाक और मुंह से जो सिक्रीशंस निकलते हैं या पानी जो निकलता है उनके द्वारा, छींक के द्वारा, खांसने के द्वारा। तो खांसते समय भी यह एडवाइस है कि मुंह पर हाथ रखें या रुमाल रखें, जिससे कि लोगों को ये बीमारी न फैले। तीसरी बार बीजेपी से टिकट मिलने के बाद बुलंदशहर सांसद डॉक्टर भोला सिंह ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। साथ मौजूद हैं लगातार 2 बार रह चुके सांसद डॉक्टर भोला सिंह जी, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है जी। आपको तीसरी बार टिकट मिला है भाजपा से, तो कैसा लग रहा है आपको? मैं निश्चित ही बहुत अच्छा लग रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद मुझे तीसरी बार मिला है। पार्टी ने तीसरी बार मुझे बुलंदशहर से पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है, तो निश्चित ही जो माननीय प्रधानमंत्री जी की, हमारे शीर्ष नेतृत्व की जो अपेक्षाएं हैं बुलंदशहर से, जो पिछली बार का रिकॉर्ड है 2014 का 19 में टूटा और 19 का 24 में जो परसेंटेज रहेगा और जो मार्जिन रहेगा वो सभी रिकॉर्डों को तोड़ते हुए उससे ऊपर जाएगा और निश्चित ही एक अच्छे बहुमत के साथ में सीट बुलंदशहर की जनता के आशीर्वाद से हम जीतेंगे। कार्यकर्ताओं में लगभग बहुत ज़्यादा जोश दिखाई दे रहा है, आज आपका स्वागत करा जा रहा है, तो कुछ ऐसे कारण रहे होंगे जो पिछले आप नहीं कर पाए थे काम, इस बार आप करेंगे, तो कुछ ऐसी कामें हैं? निश्चित ही, क्योंकि बुलंदशहर एनसीआर का हिस्सा है और एनसीआर के लिए बहुत सारी सरकार की योजना, जैसे आरआरटीएस हमारी सरकार ने शुरू की है, अगले फेज में उसमें बुलंदशहर का नंबर है। एक रिंग रोड की बहुत ही आवश्यकता है बुलंदशहर के लिए, तो निश्चित ही हम प्रयास करके इन दोनों कामों को पूरा कराने के साथ साथ जो सरकार की और कल्याणकारी योजनाएं हैं वो धरातल तक लेकर बुलंदशहर को विकसित करेंगे। जनता के बीच में कोई संदेश देना चाहते हैं आप? मैं सभी अपने क्षेत्रवासियों से आग्रह करूंगा, अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी को, जो प्रधानमंत्री जी ने विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने का संकल्प हमारे राष्ट्र को लिया है, उसको सहयोग करने के लिए, राष्ट्र विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हर व्यक्ति, हर जन मतदान कमल के फूल के आगे बटन दबा के करे और मोदी जी के हैट्रिक बनाने में बुलंदशहर लोकसभा का ऐतिहासिक रिकॉर्ड रहे, ये मैं आप सभी क्षेत्रवासियों से आग्रह करता हूँ। पार्टी से लगातार कुछ प्रत्याशी थे, आपके कार्यकर्ता ही थे जो यहाँ पे टिकट मांग रहे थे, तो उनका किसी का शुभ संदेश आपके पास आया है, आपको टिकट मिला है? देखिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है टिकट मांगने का, सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सब साथ हैं, सबकी शुभकामनाएं आई हैं और निश्चित ही सब साथ में होकर ऐतिहासिक टिकट से लोकसभा को जिताने में सब सहयोग करेंगे। कोई मतभेद नहीं है? किसी में कोई मतभेद नहीं है। ये थे हमारे बीच में डॉक्टर भोला सिंह जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि सभी कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सभी 2024 को जीत के लिए आगे बढ़ाएंगे। मेरे सहयोगी सादान के साथ मैं मगनवीर सिंह, प्राइम न्यूज। हम मौजूद हैं बुलंदशहर के बाबू बनारसी दास हॉस्पिटल में। जिस तरह से मौसमी बुखार चल रहा है और नई नई बीमारियां फैल रही हैं, इसी को देखने प्राइम न्यूज की टीम बाबू बनारसी दास हॉस्पिटल पहुंची और मरीजों से बातचीत कर हाल जाना। आप देख सकते हैं लंबी लंबी मरीजों की कतार लगी हुई है और यह इंतजार कर रहे हैं कब हमारा नंबर आएगा और हम अपने डॉक्टर को कब दिखाएंगे, क्योंकि कुछ मरीजों का साफ यह भी कहना है कि वह सुबह से खड़े हुए हैं, कोई 2 घंटे से, कोई 3 घंटे से, लेकिन अभी तक उनका नंबर नहीं आया। हम मौजूद हैं बुलंदशहर जिला अस्पताल में, हमारे से खास बातचीत करने के लिए फिजिशियन डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है डॉक्टर साहब? मेरा नाम डॉक्टर चंद्र प्रकाश है, मैं एज ए फिजिशियन काम कर रहा हूँ पिछले 5 साल से यहाँ पे। डॉक्टर साहब, जैसे लंबी लंबी कतारें देख रहे हैं लगी हुई है, अभी तक किस बीमारी ज्यादा आ रही है, तो मरीज आ रहे हैं? अभी जो बीमारी है मोस्ट कॉमनली है वायरल फीवर। इसमें हमको कुछ, जब हम पेशेंट देखते हैं तो हमको डेंगू फीवर के भी पेशेंट मिल जाते हैं। हमारे पास आज की डेट में 8 पेशेंट डेंगू के एडमिट हैं हमारे पास, और हम इसमें सर्च करेंगे कि कोई पेशेंट ऐसा हमसे छूट ना जाए। हमारा प्रयास ये रहता है कि हम अधिक से अधिक मरीज देखें, लगभग 200-250 पेशेंट हर रोज आ रहे हैं, उसमें अधिकतम फीवर के ही रहते हैं। क्या टाइमिंग होता है डॉक्टर साहब, जो मरीज सुबह से कब तक देखते हैं?
पेशेंट को सबसे पहले हमको राउंड लेना होता है। हमारे पास 42 पेशेंट 50 पेशेंट वार्ड में होते हैं। सबसे पहले जो एडमिट पेशेंट है उनको देखना होता है। उसके बाद जैसे ही वहाँ से फ्री होते हैं हम ओपीडी में आ जाते हैं। वार्ड के पेशेंट प्लस डेंगू के पेशेंट, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। लगभग 1 घंटे का टाइम हमें उसमें लग जाता है। उसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे आप पता नहीं कोई गंभीर आ जाता है, डेंगू का मरीज कोई आ जाता है, तो उसको एडमिट करते हैं। एडमिट करते हैं, पूरा उसका वर्कआउट करते हैं। वर्कआउट मीन्स इन्वेस्टिगेशन वगैरह करा के उसको देखते हैं कि पेशेंट क्या कंडीशन है। उसके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट देने के बाद भेज देते हैं। योगी जिशान अली के साथ मैं मगनवीर सिंह, प्राइम न्यूज बुलंदशहर।